हेलो एवरीवन, मैं हूं शिता और आप देख रहे हैं स्टडी कॉमर्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। आप हमारे लेक्चर्स की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं एट ₹500। आप फ़ोन पे, गूगल पे या किसी भी अदर यूपीआई से दिए गए नंबर 7317240017 इस पर पेमेंट करके हमें ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी की डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दी हुई हैं, तो आप उसे वहाँ से भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हम पढ़ रहे हैं मॉनेटरी पॉलिसीज़ बाय आरबीआई। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसीज़ को यूज़ करने का क्या गोल है, क्या ऑब्जेक्टिव है सेंट्रल बैंक यानी कि आरबीआई का। तो आरबीआई जो भी मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करती है अपने गोल्स को पूरा करने के लिए, वो आरबीआई एक्ट 1934 में जो रूल्स स्पेसिफाई किए गए हैं उन्हीं के आधार पर इन मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल करती है। आरबीआई की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसको ये इम्प्लीमेंट करे ताकि इकोनॉमी में कितनी मनी सर्कुलेट करेगी इसको कंट्रोल किया जा सके। क्योंकि अगर एक्सेस मनी इकोनॉमी में सर्कुलेट करती है तो उससे इन्फ्लेशन की सिचुएशन आ सकती है, और अगर कम मनी सर्कुलेट कर रही है तो उससे डिफ्लेशन की सिचुएशन आ सकती है। तो दोनों ही सिचुएशंस एक्सट्रीम तौर पर ख़राब होती हैं किसी भी इकनॉमी के लिए। तो इन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसीज़ का इस्तेमाल करती है। अब जो ये मॉनेटरी पॉलिसीज़ हैं वो दो तरीके की होती हैं, एक क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स हैं, दूसरे क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। ये आप कह सकते हैं क्वांटिटेटिव मॉनेटरी पॉलिसी और दूसरी है क्वालिटेटिव मॉनेटरी पॉलिसी। सबसे पहले देख लेते हैं कि क्वांटिटेटिव मॉनेटरी पॉलिसीज़ कौन कौन सी हैं। सबसे पहला है बैंक रेट। बैंक रेट एक पुराना या आप कह सकते हैं प्रिंसिपल मेथड है क्रेडिट कंट्रोल करने का। बैंक रेट वो रेट होता है जिस पे सेंट्रल बैंक क्रेडिट प्रोवाइड करती है कमर्शियल बैंक्स को। बैंक रेट को डिस्काउंट रेट के नाम से भी जाना जाता है। कभी भी अगर आरबीआई को लगता है कि ज़्यादा मनी सर्कुलेट हो रहा है इकोनॉमी में तो वो बैंक रेट को इंक्रीज़ कर देती है ताकि जो एक्स्ट्रा पैसे इकोनॉमी में हैं उनको कम किया जा सके। पैसे की कमी है अगर इकोनॉमी में, अगर ऐसा लगता है, ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो उस समय बैंक रेट को रिड्यूस कर दिया जाता है। अब बैंक रेट को एक डिस्काउंट रेट कहा जाता है जिस रेट पर सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक्स को क्रेडिट प्रोवाइड करती है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कि कोई कंपनी है, उसके पास कोई बिल्स ऑफ एक्सचेंज था। अब इस बिल्स ऑफ एक्सचेंज को वो किसी कमर्शियल बैंक के पास जाएगी, ये 3 महीने बाद पूरा होने वाला है। तो कंपनी क्या करेगी, उसे करंट में पैसे की ज़रूरत है तो वो किसी कमर्शियल बैंक के पास जाएगी और उसके पास इस बिल को डिस्काउंट करा लेगी। अब डिस्काउंट कराने पे फुल अमाउंट तो नहीं मिलता है। मान लीजिए कि अगर 1,00,000 रुपए का ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज है तो बैंक ने कहा कि भाई हम आपको 97,000 रुपीज़ इसका दे सकते हैं। तो कमर्शियल बैंक क्या करेगी, 97,000 प्रोवाइड करेगी जो कंपनी होगा उसे, और 3,000 यहाँ पर वो एज एन इंटरेस्ट इसको काट लेगी। अब कमर्शियल बैंक के पास ये बिल्स रिसीवेबल आ जाएगा। तो कमर्शियल बैंक को भी चूंकि अगर पैसे की तुरंत ज़रूरत है और जो ये बिल है वो 3 महीने बाद मैच्योर होने वाला है, तो कमर्शियल बैंक क्या कर सकती है कि वो आरबीआई के पास जाएगी और इस बिल को डिस्काउंट करा लेगी। अब इस बिल को डिस्काउंट कराने के लिए जो डिस्काउंट रेट होगा, यानी मान लीजिए बैंक रेट या डिस्काउंट रेट 2% है, तो अब ये जो 1,00,000 रुपए का बिल है इस पे क्या करेगा आरबीआई 2% का, यानी कि 2,000 रुपीज़ बैंक रेट चार्ज करेगा और 98,000 कमर्शियल बैंक को दे देगा। तो अगर बैंक रेट को इंक्रीज़ कर दिया जाता है तो ऐसी सिचुएशन में कम से कम पैसा कमर्शियल बैंक्स के पास जाएगा, तो लोन के फॉर्म में जब वो पैसे देंगी तो वो भी कम होगा। जैसे आप इस एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि 98,000 अगर कमर्शियल बैंक के पास जाता है तो 98,000 वो लोन के फॉर्म में दे सकती है। अब अगर ऐसे ही बैंक रेट को बढ़ा दिया जाए तो कम से कम पैसा कमर्शियल बैंक के पास जाएगा तो उतना ही लोन वो दे सकती है। तो बैंक रेट के बढ़ाने या घटाने से जो कॉस्ट ऑफ क्रेडिट है वो इंक्रीज या डिक्रीज करता है। नेक्स्ट है ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ओपन मार्केट ऑपरेशन का मतलब है कि ओपन मार्केट में सेंट्रल बैंक सिक्योरिटीज़ को, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है उनको परचेज और सेल करती है। अगर सिक्योरिटीज़ को
सेल किया जा रहा है, सिक्योरिटीज़ को अगर सेल किया जा रहा है तो जो कैश बैलेंसेस हैं इकोनॉमी में से उसको क्या कर रही है आरबीआई, उसको विड्रॉ कर रही है। यानी वो सिक्योरिटीज़ को सेल करेगी तो जो मनी होगा या कैश होगा वो आरबीआई के पास आ जाएगा। और अगर वो परचेज कर लेती है सिक्योरिटीज़ को तो ऐसी सिचुएशन में जो मनी होगा या जो कैश होगा वो इकोनॉमी में चला जाता है। तो जैसी सिचुएशन होती है उस प्रकार से सेल या परचेज किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर इन्फ्लेशन की सिचुएशन इकोनॉमी में चल रही है यानी कि ऑलरेडी पैसे इकोनॉमी में ज़्यादा हैं तो इस समय सिक्योरिटीज़ को सेल किया जाएगा। और इसकी विपरीत सिचुएशन यानी डिफ्लेशन के टाइम सिक्योरिटीज़ को परचेज किया जाएगा आरबीआई के द्वारा ताकि इकोनॉमी में पैसे जा सके। तो इस प्रकार से इनडायरेक्टली आरबीआई टोटल मनी सप्लाई को कंट्रोल करने की कोशिश करती है, मनी को बढ़ा करके या उसको घटा करके। नेक्स्ट है सीआरआर यानी कि कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो एक मिनिमम परसेंटेज है जो कमर्शियल बैंक्स को अपने टोटल डिपॉजिट्स का रखना होता है सेंट्रल बैंक के पास। यानी सीआरआर वो रेशियो है जिस रेशियो पर कमर्शियल बैंक्स को अपने टोटल डिपॉजिट्स का कुछ हिस्सा सेंट्रल बैंक के पास रखना पड़ता है। ये एज पर लॉ इम्पॉर्टेंट होता है कि हर कमर्शियल बैंक को अपने टोटल डिपॉजिट का कुछ हिस्सा सीआरआर के आधार पर सेंट्रल बैंक के पास रखना पड़ता है। तो इस तरीके से क्या होगा कि कुछ हिस्सा टोटल डिपॉजिट का सेंट्रल बैंक के पास चला जाएगा तो जो बचा हुआ डिपॉजिट होगा, बचे हुए पैसे होंगे, वही कमर्शियल बैंक्स एज अ लोन दे पाएंगी। नेक्स्ट है एसएलआर स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो। स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो एक फिक्स परसेंटेज है टोटल एसेट्स का। किसी भी कमर्शियल बैंक के टोटल एसेट्स का फिक्स परसेंटेज है जो कि उन्हें कैश या अदर लिक्विड एसेट्स के फॉर्म में रखना पड़ता है, तो इसे हम एसएलआर कहते हैं। एसएलआर की रेट या सीआरआर की रेट, बैंक रेट, ये सारी चीज़ें आरबीआई के द्वारा फिक्स की जाती हैं। यानी एसएलआर कैश फॉर्म में भी हो सकता है, गोल्ड फॉर्म में भी हो सकता है। ऐसे एसेट्स जो जल्द से जल्द लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सके। अब इस रेट को भी बढ़ाकर या घटा करके जो क्रेडिट फ्लो है इसको घटाया बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट है रेपो रेट। रेपो रेट में रेपो का मतलब होता है रीपर्चेज ऑप्शन। अब रेपो रेट वो रेट है जिसपे कमर्शियल बैंक्स सेंट्रल बैंक से मनी बोरो करती हैं और इस मनी के बदले में वो कुछ सिक्योरिटीज को सेंट्रल बैंक के पास रखती हैं। यानी हम इसे एक सेल एंड परचेज अग्रीमेंट कह सकते हैं सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक के बीच में। यानी कि जब भी कमर्शियल बैंक को कुछ मनी की ज़रूरत है तो वो सेंट्रल बैंक से वो पैसे बोरो कर सकती है और इस बोरोइंग के बदले में सेंट्रल बैंक के पास कमर्शियल बैंक्स को कुछ सिक्योरिटीज़ को रखना पड़ता है। और जैसे ही कमर्शियल बैंक्स इस पैसे को लौटा देती हैं सेंट्रल बैंक को, ये सिक्योरिटीज सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक्स को वापस रिटर्न कर देती। रेपो रेट ज़्यादा लंबे समय तक का नहीं होता है, ज़्यादातर ये ओवरनाइट होता है। कुछ वेरिएबल रेट्स भी हैं जैसे 7 दिन का हो सकता है, 14 दिन का हो सकता है या 28 दिन तक का भी रेपो रेट हो सकता है। ये रेपो रेट भी आरबीआई ही तय करती है कि क्या रेपो रेट रहेगी। नेक्स्ट है रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट वो रेट होता है जिसपे सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक से मनी को बोरो करती है। अगर कभी सेंट्रल बैंक यानी कि इंडिया में हम बात करें तो आरबीआई को कुछ पैसों की ज़रूरत है तो वो कमर्शियल बैंक से वो पैसा उधार ले सकती है। तो जिस रेट पर कमर्शियल बैंक से सेंट्रल बैंक पैसे उधार लेती है उसे रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। और जब सेंट्रल बैंक इन पैसे को कमर्शियल बैंक्स को रिटर्न करती है तो इसके बदले में उसे इंटरेस्ट का पेमेंट मिलता है। तो इन्फ्लेशन की सिचुएशन में आरबीआई रिवर्स रेपो रेट को बढ़ा देती है ताकि कम से कम फंड्स कमर्शियल बैंक्स के पास रह जाएं लोन्स या बोरोइंग के फॉर्म में देने के लिए। और इसकी विपरीत सिचुएशन डिफ्लेशन के जिसमें रिवर्स रेपो रेट को घटा दिया जाता है ताकि ज़्यादा फंड बचा रहे बैंक्स के पास लोन्स या बोरोइंग्स के तौर पर देने के लिए। 20 मार्च 2021 जिस दिन मैं ये वीडियो बना रही हूँ उस दिन बैंक रेट है 4.25%, रेपो रेट है 4%, रिवर्स रेपो रेट है 3.35%, CRR 3%
और SLR स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो ये 18% है। ये रेट्स हमेशा चेंज होते रहते हैं। RBI अकॉर्डिंगली इन्हें घटाती या बढ़ाती रहती है एज पर सिचुएशंस। तो ये थे कुछ क्वांटिटेटिव मेजर्स जो RBI यूज़ करती है क्रेडिट को कंट्रोल करने के लिए। नेक्स्ट है क्वालिटेटिव मेजर्स। इसमें सबसे पहला है मार्जिन रिक्वायरमेंट। मार्जिन रिक्वायरमेंट का मतलब होता है कि ये एक डिफरेंस है जो करंट वैल्यू है सिक्योरिटी की और जो लोन ग्रांट किया जा रहा है उसके बीच का। इसे हम मार्जिन रिक्वायरमेंट कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर कि किसी पर्सन ने 100 रुपये की सिक्योरिटी रखी है बैंक के पास और बैंक उसे लोन दे रहा है 80 रुपये का, तो जो ये 20 रुपया कम दिया जा रहा है यानी कि 20% मार्जिन रिक्वायरमेंट होगा। यानी कि वैल्यू ऑफ एसेट, जो एसेट को मॉर्गेज किया जा रहा है उसकी वैल्यू माइनस लोन ग्रांटेड, इसे हम मार्जिन रिक्वायरमेंट कहते हैं। अब इस मार्जिन रिक्वायरमेंट को घटाकर या बढ़ाकर क्रेडिट को कंट्रोल किया जा सकता है RBI के द्वारा। नेक्स्ट है रेशनिंग ऑफ क्रेडिट। रेशनिंग ऑफ क्रेडिट का मतलब है क्रेडिट कोटा को फिक्स कर देना। जो वेरियस बिजनेस हैं इनके लिए क्रेडिट कोटा फिक्स कर देना कि कितना % तक का लोन ही दिया जा सकता है बिजनेस फर्म्स को। तो ये कोटा फिक्स कर दिया जाता है कि कितना पैसा, कितना लोन दिया जा सकता है बैंक्स के द्वारा बिजनेसेस को। और जो RBI के द्वारा ये रूल बनाया जाता है, कमर्शियल बैंक्स इस कोटा लिमिट को एक्सीड नहीं कर सकते। यानी कि जितना कोटा फिक्स कर दिया गया है RBI के द्वारा बिजनेसेस को देने के लिए लोन्स के तौर पर, उस लिमिट से ज़्यादा या उस कोटे से ज़्यादा कमर्शियल बैंक्स लोन्स को ग्रांट नहीं करती हैं। नेक्स्ट है डायरेक्ट एक्शन। जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस RBI ने बनाया है बैंक्स के लिए, जिन्हें बैंक्स को फॉलो करना है, अगर डायरेक्टिव्स को फॉलो नहीं किया जाता है बैंक्स के द्वारा तो जो RBI होगा वो बैंक्स के खिलाफ डायरेक्ट एक्शन ले सकती है। यानी कि जो बैंकिंग सिस्टम है इसमें जो बैंक की जगह है उसको हटा सकती है, यानी उसे डी रिकॉग्नाइज कर सकती है एज अ कमर्शियल बैंक। नेक्स्ट है मॉरल सुएशन। मॉरल सुएशन का मतलब है कि प्रेशर डालना या फिर किसी को परसुएड करना। जो बैंक्स हैं उन पर प्रेशर डालना या उन्हें परसुएड करना कि जो डायरेक्टिव्स बनाए गए हैं RBI के द्वारा लोन्स को लेकर के, यानी फ्लो ऑफ क्रेडिट को लेकर के, जितने भी मेंबर बैंक्स हैं वो उसे फॉलो करें, उसे अग्री करें और कभी भी जो एडवाइजेस सेंट्रल बैंक ने दी हैं उसको इग्नोर न करें। यानी कि उनको समझाया जाता है, उनको परसुएड किया जाता है कि जो भी डायरेक्टिव्स सेंट्रल बैंक दे रही है, RBI दे रही है क्रेडिट के फ्लो को लेकर के, उसे फॉलो करें। जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो उसे फॉलो करें और जो एडवाइस दी जा रही है उसे इग्नोर ना करें। अगर जो एडवाइजेस सेंट्रल बैंक ने दिए हैं, जो डायरेक्टिव सेंट्रल बैंक ने दिए हैं, कोई कमर्शियल बैंक अगर उन डायरेक्टिव्स को फॉलो नहीं करता है तो उसके खिलाफ डायरेक्ट एक्शन लिया जा सकता है। यहाँ एक बात ध्यान रखें, अब तक जो फाइनेंशियल ईयर रहा है RBI का वो जुलाई टू जून रहा है, यानी कि 1 जुलाई टू 30 जून ये RBI का फाइनेंशियल ईयर रहा है। लेकिन इस बार 2021 में यहाँ से ये चेंज हो जाएगा और फाइनेंशियल ईयर हो जाएगा 1 अप्रैल टू 31 मार्च। RBI का फाइनेंशियल ईयर भी अब गवर्नमेंट के हिसाब से हो जाएगा 1 अप्रैल टू 31 मार्च। यानी कि इस बार का जो फाइनेंशियल ईयर है जो कि 2021 का है वो शुरू हुआ है 1 जुलाई 2020 को, लेकिन ये ख़त्म हो जा रहा है 31 मार्च 2021 में और 1 अप्रैल से नया फाइनेंशियल ईयर यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा जो 21-22 का होगा। तो प्रीवियसली जुलाई टू जून फाइनेंशियल ईयर हुआ करता था RBI का, बट अब उसे गवर्नमेंट के साथ मिला करके 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक का कर दिया जाएगा। तो आज की इस वीडियो में हमने पढ़ा RBI कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ करती है एज मॉनेटरी पॉलिसी, ताकि जो क्रेडिट है उसको इकोनॉमी में कंट्रोल किया जा सके। होपफुली ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। थैंक यू।